जिद कर रही हैं। और देश की आजादी के आंदोलन करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी सहयोग किया। केवल आजादी नहीं, आजादी के पहले जब राजाओं के राज हुआ करते थे, राजाओं के राज में भी उस राज्य के राजा जो देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए एक लंबा संघर्ष कर रहे थे, तो भामाशाह के रूप में सहयोग किया और आजादी आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभाई। और विशेष रूप से आप कल्पना करो कि अंग्रेजों के शासन के अंदर भी वैश्य समाज के लोगों ने आर्थिक रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी के बाद देश के अंदर उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर के अंदर अपनी सेवाएं देकर देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान। विश्व समाज संस्कारों से, विचारों से, अपनी कार्य संस्कृति से हमेशा सामाजिक सरोकार करता है। कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, उस संकट आपदा के समय भी सहयोग करते हैं। और ये संस्कृति और संस्कार हमारे नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसी तरीके से देश के अंदर सामाजिक सेवाओं के अंदर समाज की समर्पण करने के लिए जो भी धन कमाते थे। अभी दशरक्षण पर्व चल रहा है, जिसमें का अपरिग्रह जो है वो समाज को वापस देना। और इसलिए आप देश के अलग अलग राज्यों में देखोगे तो कहीं आजादी के पहले के स्कूल मिलेंगे, महाविद्यालय मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, धर्मशालाएं मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम आपको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मिलेंगे। और विशेष रूप से इन सामाजिक काम में तो अग्रणी रहे थे, लेकिन दूर दराज इलाके के अंदर जहां कोई नहीं पहुंचता था, वहां पर उन्होंने व्यापार उद्योग खोलकर वहां के लोगों को रोजगार देने का भी काम किया और सस्ती दर पर क्वालिटी का माल बेचकर व्यापार करने का काम। मैं तो कई बार दंग रह जाता हूं कि जब दूर दराज के इलाके में जाता हूं, और अभी तो मेरा एक और इंटीरियर के गांव में मेरे साथ 15-20 साल से मेरे साथ सेवाएं दे रहा, तो उसकी शादी थी, तो छोटा सा गांव था उसका। तो उस गांव में जब पहुंचा मैं, उस छोटे से गांव में भी वैश्य समाज के लोग थे। जब असम के अंदर वहां के स्पीकर ने कहा कि हम ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर बहुत इंटीरियर गांव है, तो वहां भी मुझे वैश्य समाज के लोग मिले। नॉर्थ ईस्ट में वहां भी वैश्य समाज के लोग मिले। तो हर जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पड़े। वो अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे, इंडस्ट्री करते थे। और कोरोना के बाद में जिस भी इलाके में गया,
उस इलाके में सामाजिक सेवा के अंदर सबसे अग्रणी परिवार रहे तो दो परिवार है। और तो विदेशों के अंदर भी मैंने देखा, जब वहां की एम्बेसी कार्यक्रम करती थी तो उसमें भी वहां की कल्चर के अंदर एक नयापन देखा कि भारतीय लोगों ने उस वैश्विक आपदा कोरोना के समय, संकट के समय सबसे आगे रहे तो भारतीय लोग रहे। ये हमारे कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा है। जन्म से परिवार में परिवार के विचार, उसके संस्कार, ये कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, उस हर आपदा संकट के अंदर वैश्य समाज के लोग सबसे आगे बढ़कर सेवा करते हैं। और ये अपेक्षा सब समाज भी करता है कि 10 परिवार भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि एक भवन बन जाए, वो भवन सबके काम आता है। तो ये संस्कार और विचारों के कारण ही प्रतिष्ठा भी मिली है। समाज हमें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है, समाज में सम्मान है। गांव के अंदर 5 परिवार भी हैं तो 5 परिवार का भी सम्मान है। संख्या में कम होने के बाद भी हमें हमारे कार्य व्यवहार में जो हमारे पूर्वजों ने संस्कृति दी है कि आपका दायित्व ही समाज सेवा है। और मैं कई बार कहता हूं कि जातियों के आधार पर टिकट मांगना, जातियों के आधार पर नेतृत्व करना, ये वैश्य समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वैश्य समाज का हिस्सा होना चाहिए अपनी क्वालिटी पर, अपनी कार्य संस्कृति पर और समाज को बेहतर डिलीवरी देने। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो मैं कोई वैश्य समाज की जाति के आधार पर तो चुनाव नहीं लड़ सकते। हमें उन सबसे अलग हटकर हमारी कार्य संस्कृति को ऐसा बनाना होगा जो संस्कार में दिए, जो संस्कृति हमारी दिए, सेवा की, बेहतरीन डिलीवरी की और समर्पण की। ये विचार हमेशा मानते ही चलना है। संख्या में कम है, ज्यादा है, ये राजनीति की परिस्थितियां तो बदलती रहेगी और ये बदलते परिप्रेक्ष्य में आप जातियों के आधार पर मानना, इस कल्चर में प्रतिस्पर्धा में आप कभी प्रतिस्पर्धा कर भी नहीं पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस संस्कार दिए। हमारे तो जो संस्कार पूर्वजों ने दिया वो यही दिया है कि कार्य करो, संस्कृति करो, आपदा संकट के समय समाज में आगे हो। और जो जिस समाज में रह रहे हो उस समाज को लगना चाहिए कि जो कुछ भी इन्होंने धन कमाया है वो समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो एक अच्छी समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। और मुझे लगता है ये अभी तक लगातार प्रक्रिया में चल रहा है और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उस बदलाव वाली स्थिति के अंदर आज हम सबको गर्व होता है कि दुनिया के अंदर सबसे बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव अगर हो रहा है तो दुनिया में भारत हो रहा है। आप कोरोना के बाद दुनिया के हालात देखो और उसमें भारत में जहां पर 140 करोड़ लोग हैं उसके बाद भी हमने लगातार आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में भी अग्रणी रहे और दुनिया के हर टेक्नोलॉजी, दुनिया के नए इनोवेशन, रिसर्च के अंदर भी हम लगातार प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हम आज की तारीख में दुनिया में, अब आज देखोगे आप 2014 में, और 2014 के बाद आप 2024 में देखेंगे, तो 10 साल में आपको लगेगा कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। दुनिया के अंदर ये 10-15 साल बाद आपको लगेगा कि दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का नौजवान ही उस देश को काम करता नजर आया। तो मैं जितने देशों में गया, मैं हांगकांग में बैठे, जापान में चले जाओ तो विकसित देश है, लेकिन वहां काम करने वाला व्यक्ति कौन है? हिंदुस्तान का है। जापान का स्पीकर आया हमारे से मिलने, तो उसने कहा कि हम हिंदुस्तान से लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां नौजवानों की संख्या कम होती जा रही है। अभी मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया गए थे, मैं भी गया था दक्षिण कोरिया, तो मुझे भी वहां के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर से मेरी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता यह कि धीरे धीरे हमारी नौजवानों की आबादी की संख्या कम हो। अभी मैं रसिया गया था, उनकी भी ये समस्या है। तो हमारे साथ जो मानव संसाधन, कभी लगता था हमें कि आबादी अभिशाप होगी, आज हमारे लिए आबादी वरदान साबित होगी। और आप 20 साल बाद देखना, हमारी कौशल कुशलता जिस तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व करें। इससे आज जितने देश हैं, वो सब देशों को लगता है कि भारत ही देश है जहां इन्वेस्ट कर। पहले एक समय था कि केवल भारत को बाजार देखते थे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखो, उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत का बाजार लेना है तो इंडस्ट्री यहां पर लगानी पड़ेगी। आपको अगर सर्विस देनी है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। और आप देखो कि कोई भी दुनिया की कंपनी हो, उस कंपनी से 15 साल बाद हम कोई दुनिया के अंदर कितना भी टेक्नोलॉजी होगा, इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहां से एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बढ़ जाएगी। यह आप परिवर्तन देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जब मैं नजदीक से चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्केल पर परिवर्तन हो रहा है। और ये बड़े स्केल पर परिवर्तन में कुछ समय लगता है, लेकिन आप देखो कोई मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी होगी, उसको अगर भारत का बाजार लेना है, दुनिया का बाजार लेना है, तो इंडस्ट्री भारत में लगानी पड़ेगी। और यही कारण हमारी ताकत क्या बनेगा कि आने वाले समय में हम हमारे नौजवानों को यहां रोजगार दें। इसलिए उस प्रतिस्पर्धा में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम दुनिया के वो लोग आए, उसके साथ साथ हम भी हमारी स्केल को तैयार करें, हमारी टेक्नोलॉजी को अपडेट करें और भारत के लोग या इंडस्ट्री लगाएं और दुनिया बाजार बनाएं। ये तैयारी भारत के अंदर विश्व समाज के लोगों को करना है। हमें अपनी जो व्यापार, उद्योग, पैड़ी, उसके दृष्टिकोण को बदलना होगा। और ये दृष्टिकोण केवल भारत का बाजार नहीं होना चाहिए, दुनिया हमारा बाजार होना चाहिए और मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर भारत होना चाहिए। इस तैयारी के साथ हमें काम करना होगा और यही हम विकसित भारत के संकल्प में हमारा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्य संस्कृति में ही व्यापार है, उद्योग, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, ये हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग सामाजिक सेवाओं में लगे हैं और हम समाज के अंदर हमारे कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं, हमारे सहयोग को बढ़ाएं और कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, उस संकट के समय सबसे पहले विश्व समाज के लोग देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के आगे आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक नया